हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है क्लास टाइम में, द क्लास टाइम। ठीक है। तो आपके लिए मैंने बहुत मेहनत की। फिर उसके बाद एक नया चैप्टर एसएसटी का लेके आए हैं, साइंस भी लेके आएंगे भाई साहब। वेट करो थोड़ा सा। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं। भारत में राष्ट्रवाद बहुत ही ज्यादा टर्म टू का इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है। तो टर्म टू का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट या फिर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर। ठीक है। टर्म टू का भाई, टर्म टू का है। टर्म टू का सबसे बेहतरीन, भयानक, भयानक नहीं कह सकते, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। भारत में राष्ट्रवाद पार्ट 1 में बना रहे हैं। मतलब ये जो चैप्टर है आपको 5 पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, पांच, हाँ 5 पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, जिसमें से हम फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं, बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से आराम से पढ़ेंगे और बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। अभी 2 मंथ बाकी है, 26 अप्रैल से पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ज्यादा नहीं बोलता मैं। एसएसटी का हिंदी मीडियम भारत में राष्ट्रवाद पार्ट 1 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए, और बहुत ही ज्यादा मार्क्स का है। हम 8 9 10 मार्क्स के तो चलो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। इसमें केस बेस्ड स्टडी भी आती है, आएगी इस चैप्टर, तो थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे और देखते हैं फर्स्ट स्लाइड। हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें क्या है, भारत में राष्ट्रवाद पार्ट 1। तो सबसे पहली बात, हमें जब भारत में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, भारत तो समझ गए, अभी भाई भारत की बात चल रही है। तो भारत में राष्ट्रवाद में हमें ये पता होना चाहिए कि भाई राष्ट्रवाद क्या होता है। ठीक है, हमें उससे पहले क्या पता होना चाहिए कि ये राष्ट्रवाद क्या होता है। तो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। मतलब अपने राष्ट्र, मतलब आपका आपका जो नेशन है, जैसे कि हमारा नेशन भारत है, तो उसके प्रति प्रेम, क्या, प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। मतलब कि अगर हम अपने देश से, मतलब किसी राष्ट्र से हम प्यार करें, ठीक है, प्यार की भावना उत्पन्न हो, एकता की भावना उत्पन्न हो और समान चेतना की भावना उत्पन्न हो। जैसे कि मान लो हम कहते हैं कि अगर मान लो किसी भी देश से, मान लो मतलब मैं देश का नाम नहीं बोलना चाहता, आप समझ गए होगे। ठीक है, तो हम जब उस देश की बात आती है तो हमारा पूरा देश क्या होता है कि एकदम से खून बुलाता है, मतलब सबके समान जो प्रेम की भावना एक ही है, भाई हमारे देश पे कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर वो कर रहा है तो फलाना ढिकाना जो भी है। और अगर जैसे समान चेतना, मतलब सबके दिमाग में एक ही समान चेतना आती है, भले ही सबका दिमाग अलग अलग काम करता है, सारे सब अलग अलग देश, सब अलग अलग राज्य से हैं, पर है क्या, सब भारतीय हैं। तो भारतीय सबका एक दिमाग, एक भावना अपने देश के लिए उत्पन्न होती ही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद कहलाती है। ठीक है, तो यह लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। और जो यह लोग है, ये समान ऐतिहासिक जो चीजें हैं, ठीक है, राजनीतिक चीजें हैं और जो सांस्कृतिक चीजें हैं, उसको क्या करते हैं, साझा करते हैं। कई बार लोग विभिन्न भाषाई समूह के हो सकते हैं जैसे कि भारत, लेकिन भारत राष्ट्र के प्रति प्रेम उन्हें एक सूत्र में बांध रखता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, लैंग्वेजेस अलग हो सकते हैं, स्टेट अलग हो सकते हैं, पर क्या है, पर मतलब कि पर उनका जो देश के प्रति जो प्रेम है वो बहुत ही अटूट है, बहुत ही अटल है और बहुत ही तगड़ा है। ठीक है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं। ठीक है, फिर राष्ट्र को जन्म देने वाला कारक, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्र को जन्म, मतलब कि ये जो इतनी भावना है ये कहाँ से उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है। वैसे तो सबके अंदर ही होता है भाई, हम भारतीय तो हम चीर देंगे, फाड़ देंगे, ठीक है, किसी को भी फाड़ देंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ। तो सबसे पहली बात, हमने इससे पहले पढ़ा था यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में जो हमने राष्ट्रवाद पढ़ा, तो राष्ट्र राज्यों के उदय से जुड़ा हुआ था। उसमें क्या था, राष्ट्र राज्य के उदय से जुड़ा हुआ था। पर यहाँ पर क्या था, अब हम भारतीय, भारत जैसे वियतनामी जैसे उपनिवेश में क्या होता है, उपनिवेशवाद विरोध आंदोलन से जुड़ा हुआ है। जैसे भारत और वियतनाम है, तो इसमें क्या है, उपनिवेशवाद विरोध आंदोलन से जुड़ा है कि हम विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि भाई आजादी, आजादी का नाम सुना होगा, क्या हुआ था पहले। तो उसके बारे में है चैप्टर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये था। फिर भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने का कारण, भाई भारत में राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपी है, भारत में राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपी भाई। तो देखो, सबसे पहली बात क्या हुआ कि जब ये बहुत, मतलब कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था आज से, मतलब
100 साल पहले? हाँ, हम 100 साल पहले बोल सकते हैं। ठीक है, 90s में 1990s नहीं 19 में कुछ में, ठीक है? तो कि क्या हुआ था कि ना साहित्य, लोक कथाओं, गीत व चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। सबसे पहली बात कि जो उस टाइम के जो लेखक थे, जो आर्टिस्ट थे, जो आर्ट कल्चर में थे, उनका जो साहित्य, लोक कथाएँ थी, गीत थे, चित्र के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार हुआ कि भाई ये ऐसी-ऐसी बात है, ऐसे मतलब वो प्रचार हो रहा था। और भारत माता की छवि के रूप में लेने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पता है ना सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जो किसी भी देश को माता के रूप में बोलता है, मतलब जो भारत माता जैसे हम बोलते हैं, ठीक है? तो और कोई देश नहीं है जो भारत मतलब जो किसी देश को माता के रूप में या फिर माँ के रूप में मानता है, ठीक है? तो भारत ही एक ऐसा देश है, ठीक है? क्योंकि इसको हम माता की छवि के रूप में लेने लगे, ठीक है? लोक गाथाओं द्वारा राष्ट्र पहचान, ठीक है? चिन्हों, प्रतीकों और प्रति जागरूकता, उदाहरण के लिए झंडा, हाँ, हमारा एक झंडा भी था। इतिहास की पूर्ण व्याख्या हम इसके सबके बारे में हम आराम-आराम से वो देखेंगे कि क्या कैसे-कैसे हुआ। तो इस चीज़ों से हमारी जो राष्ट्रवाद की भावना थी भारत के अंदर वो उत्पन्न हो रही थी। जैसे गाने हो गए, ठीक है? आज के भी गाना है, तेरी मिट्टी वाला गाना, चक दे इंडिया और बहुत सारे गाने हैं, सब सुनते हैं, ठीक है? और बहुत सारी कविताएँ हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सबने क्लास अपने 9th-8th में जहाँ भी था वो पढ़ा ही होगा। बहुत अलग-अलग चीज़ें थी, ठीक है? और हम कुछ बहुत सारी चीज़ें से सेलिब्रेट करते हैं जैसे 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे आर्मी डे ये सब नेवी डे, फोर्स मतलब ये सब हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इससे हमें क्या क्या होता है, इससे भी हमें राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है, पनपती है, ठीक है? कि हमें हमारे देश को भाई कुछ नहीं हो सकता, हम इसे कुछ नहीं होने देंगे, ऐसा कुछ, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो उसके बाद क्या आता है भारत में क्या हुआ था? अब देखो भारत में सबसे पहले हम यहाँ पर पहले तो भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की वृद्धि औपनिवेशिक आंदोलन से जुड़ी हुई है। जो भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद है वो औपनिवेशिक आंदोलनों से जुड़ी हुई है। आंदोलनों से औपनिवेशिक आंदोलन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से जुड़ी हुई है कि औपनिवेशवाद के साथ अपने संघर्ष की प्रतिक्रिया में लोगों ने एकता की खोज शुरू कर दी। मतलब क्या हुआ कि जब औपनिवेशवाद के साथ अपने संघर्ष की प्रतिक्रिया में लोग एकता की खोज शुरू कर दी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को एकजुट करके एक विशाल आंदोलन शुरू किया कि भारत में बहुत सारा क्या हुआ, बहुत सारे मतलब बंदों को इकट्ठा करके क्या होने लगा विशाल आंदोलन, बहुत सारे ग्रुप को मतलब जोड़-जोड़ के, ठीक है? तो सबसे पहली बात अब जो हमारे बुक में स्टार्ट होता है, सबसे पहली बात इसमें प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। हम इसको देखेंगे कैसे-कैसे हुआ, ठीक है? तो सबसे पहली बात प्रथम विश्व युद्ध की बात है, तो प्रथम विश्व युद्ध क्या कब हुआ था 1914 में मतलब 1914 में संपूर्ण विश्व में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का निर्माण किया गया। इस युद्ध के दौरान भारत को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब देखो कि जब अब बताओ प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो पता है ना विश्व युद्ध क्या होता है जब 2 देश आपस में लड़ते हैं और उन्हीं देशों के साथ पूरा देश मतलब 2 हिस्सों में बँट जाता है, उसे हम विश्व युद्ध कहते हैं, ठीक है? तो वो 1914 में हुआ जो संपूर्ण विश्व में तो उसके कारण हमारे भारत में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना है। जैसे कि सबसे पहले क्या है रक्षा व्यय, डिफेंस एक्सपेंडिचर में वृद्धि हुई। कि मतलब जो भी मतलब रक्षा में जो खर्चा था, ठीक है? वो क्या हुई उसमें वृद्धि हुई, ठीक है? सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी बढ़ाया गया और आयकर इनकम की टैक्स की शुरुआत की गई। और साथ में क्या हुआ कि जहाँ भी टैक्स वैक्स थे वो बढ़ाने लगे, ठीक है? फिर 19 और जैसे इनकम टैक्स भी उसी टाइम स्टार्ट हुआ था और वर्ष 1913-18 19 से लेके 18 के मध्य खाद्यान्नों की कीमतें दुगनी होगी। खाद्यान्न मतलब क्या हुआ जो हम खाने वाली चीज़ें हैं वो भी क्या हो गई महँगी हुई और बताऊँगा कैसे क्या हुआ। फिर सेना में गाँव के लोगों को बलपूर्वक भर्ती किया गया और प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत 1918 में से 1921 के दौरान भारतीय उद्योगों की अत्यधिक हानि हुई। देश के अत्यधिक हिस्सों में फसलें खराब व नष्ट हो गई, खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया जिसके कारण लोगों को भोजन की कमी होने लगी और इसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। इस प्रकार की कठिन परिस्थितियों में मोहनदास करमचंद गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए।
तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। अब जब विश्व युद्ध हुआ तो हुआ क्या कि उस समय हमारे ऊपर किसका राज चल रहा था भाई? अंग्रेजों का शासन चल रहा था सबसे पहली बात। जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था, ये बेवकूफ 1600 में आए तो 1600 ईस्वी में भाई हम एक फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे ऐसे ही मतलब बिजनेस। तो भाई उस समय आया था और इन्होंने धीरे-धीरे पूरा अपना वो तो तुम्हें पता ही कहानी, ठीक है? पर अभी हम सुनेंगे कि हम भारत में राष्ट्रवाद और भाववाद आजाद के सिवा पूरी कहानी सुनेंगे। तो 1914 की बात है कि ना जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस समय क्या हुआ भाई, जब विश्व युद्ध हुआ तो बहुत सारे मतलब अंग्रेजों को क्या हुआ, पैसा खत्म होने होने लगा। जब पैसा खत्म होने लगा मतलब जो रक्षा का व्यय था, क्योंकि वो भी क्या थे, उस विश्व युद्ध में शामिल थे, ठीक है? और उसकी वजह से उन्होंने हमारे भारत के ऊपर जो सीमा शुल्क था वो बढ़ा दिया। आयकर की भी शुरुआत कर दी और भारत और क्या क्या किया, वर्ष 1918 के मध्य खाद्यान्नों की कीमतें दुगनी हो गई। मतलब जो भी खाने वाली चीज़ें थी उनकी का भी जो व्यय था वो क्या होगा, दुगना हो गया। और क्या हुआ कि सेना में गाँव के लोगों को बलपूर्वक भरा जाने लगा और जो भी अंग्रेज थे वो बलपूर्वक सेना के अंदर गाँव के लोगों को भर्ती कर रहे थे। भाई जंग में लड़ने जाओ, वो अपने बंदों को नहीं भेजते थे, वो भारतीय बंदों को भेज देते थे। देखो कितना बेकार। फिर उसके बाद क्या, भारत विश्व युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1918 से लेके 21 के दौरान भारतीय उद्योगों की अत्यधिक हानि हुई। तो जितने भी भारत उद्योग थे उनकी बहुत ज्यादा अत्यधिक हानि हुई और देश के अत्यधिक हिस्सों में फसलें खराब और नष्ट हो गई और पदार्थों का भारी भारी और जो जो भी खाने वाली जो थी उनकी बहुत ज्यादा कमी हुई, ठीक है, जिसके कारण लोगों को भोजन की कमी होने लगी। और उसी टाइम क्या हुआ, एक बेवकूफ चीज आ गई जिसका नाम था फ्लू। और फ्लू की महामारी फैल गई। इसी प्रकार कठिन परिस्थितियों में मोहनदास करमचंद गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। वो दक्षिण अफ्रीका में क्या कर रहे थे ये आपको पता होगा। वो दक्षिण अफ्रीका में काला और गोरे गोरे का भेड़ नेल्सन मंडेला के साथ एक आंदोलन कर रहे थे वहां पर भी, ठीक है। तो वहां से वो 1915 में वापस आए। आगे बढ़े तो जब वो आए तो देखो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, कैसे क्या हुआ, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात, गांधी जी 1915 में आ गए। भाई डेट याद करते चलना, मेरी हिंदी में अच्छी नहीं है पर फिर भी ध्यान से फोकस करना। देखो सबसे पहली बात क्या, सत्याग्रह का विचार। तो गांधी जी का सत्य, ट्रुथ और अहिंसा के आधार पर आंदोलन और विरोध का तरीका सत्याग्रह के रूप में जाना जाता था। मतलब सत्याग्रह मतलब गांधी जी का सत्य और अहिंसा के आधार पर आंदोलन का विरोध तरीका, मतलब जो भी आंदोलन और विरोध का तरीका था उसको सत्याग्रह के रूप में जाना जाता था। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह, मतलब सत्य की शक्ति पर आग्रह, मतलब सत्य की शक्ति पर चलना और सत्य की खोज पर बल दिया जाता था। और गांधी जी का मानना था कि आक्रामक हुए बिना एक सत्याग्रही अहिंसा के माध्यम से युद्ध जीता जा सकता है। कि मतलब आक्रामक हुए बिना हम सत्य की आग्रह पे, सत्य की रास्ता पे, मतलब सच्चाई की रास्ता पे हम क्या कर सकते हैं, अहिंसा के माध्यम से युद्ध जीत सकते हैं। फिर भारत में आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। जब वो भारत में आए गांधी जी तो उन्होंने बहुत जगह सत्याग्रह आंदोलन चलाया, सत्याग्रह आंदोलन चलाया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा उसके सत्याग्रह आंदोलन चलाया। फिर वर्ष 1917 में गांधी जी बिहार के चंपारण में गए और किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था, प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित किया। 10 अप्रैल, मतलब वो 10 अप्रैल 1917 में गांधी जी कहाँ गए भाई, बिहार के चंपारण जिला। सबको पता होगा कि ना बिहार में एक जिला है जिसका नाम चंपारण है। और वहां पर क्या हुआ, दमनकारी बागान व्यवस्था, दमनकारी मतलब कि जैसे कि ना वो क्या करते थे कि ना वो वहाँ के किसान बहुत ज़्यादा गरीब थे, ठीक है? तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्या होता है कि ना जो जो वो किसान थे वो ना दूसरों की खेत पे खेती करते थे और जो वो अपनी खेती खेतों पे भी खेती करते थे तो उन पे ना बहुत ज़्यादा हाई टैक्स था और उनको ना नील की खेती करवाया था। नील की खेती से संबंधित है। इसमें क्या हुआ था, नील की खेती पे ना बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा था किसानों के ऊपर। वो नहीं करना चाहते थे और उसका हाई रेट मिलता था उनको। मतलब कि नील की खेती करने के लिए बिहार में चंपारण जैसे जिले में हाई रेट में मिलता था। और वो कौन देता था भाई, अंग्रेज। और अंग्रेजों को कौन, और अंग्रेजों से कौन लेता था, वो जो वहां पर बड़े बड़े जमींदार थे वो। और ना जो वो बड़े जमींदार थे वो
वो मतलब किस पर वो थोपते थे, वो छोटे किसानों पर, क्योंकि वही उनके खेत में आकर काम करते थे, या फिर उनसे उन्होंने कर या फिर लोन ले रखा होता था, जिससे उनको मतलब क्या होता, वो काम करना पड़ता था। पर उनसे क्या प्रॉब्लम होती थी कि उनका जो खेत है वो खराब हो जाता था, उन जो उनकी जो शक्तियां थी वो खराब हो जाती थी, ठीक है ना। खेत की मतलब जो शक्तियां, मतलब जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो उसकी ना मतलब गुणवत्ता है या फिर उपजाऊ क्षमता है, वो खत्म हो जाती थी, ठीक है। तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। तो एक बंदा था, मैं की कहानी सुना देता हूँ थोड़ी सी। देखो, एक बंदा था जिसका नाम था राजकुमार यादव ऐसा कुछ था, ठीक है। वो बंदा मतलब उसको पता चला कि भाई गांधी जी आए हैं, तो वो गांधी जी के पास गया भाई। वो चंपारण से वो गया पहले गांधी जी के पास, कहाँ पर, लखनऊ सेक्टर में गया, फिर शायद लखनऊ में गया, हाँ, शायद लखनऊ में गया। फिर वहां वहां पर ना भाई उसने गांधी जी को सब सारी चीजें बताई। तो गांधी जी ने कहा कि मैं इस टाइम आऊंगा, ठीक है। तो उसको लगा कि नहीं, मैं तो ऐसे घर नहीं जाऊंगा, मैं गांधी जी को लेके जाऊंगा। तो गांधी जी पहले अहमदाबाद गए, फिर कोलकाता गए, वहां पर उनको काम था। फिर उसके बाद उसने साथ में ही गांधी जी को लेके गया, और वहां पर क्या किया, वहां पर उनको जीत मिल गई थी चंपारण में, ठीक है। ठीक है, तो 1917 में कहाँ पर आंदोलन हुआ, सत्याग्रह चंपारण में, ठीक है। जहाँ पर दमनकारी बागान व्यवस्था के साथ हुआ, दमनकारी बागान व्यवस्था, ठीक है। इतना याद रखा करो, मैं इसको हाइलाइटर भी अब यूज करता हूँ, ठीक है। ठीक है। फिर वर्ष 1800, देखो वर्ष 1800 में ही, वर्ष 1918, देखो वर्ष 1918 में ही गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया, ठीक है। जो फसलें खराब हो जाने के कारण फ्लैग की महामारी, मतलब फ्लैग एक फसलों की महामारी के मतलब उनके अंदर महामारी होती है, उसके कारण क्या हुआ था, कारण लगान चुकाने के अंदर असमर्थ है। फ्लैग मतलब जो भी उड़ने वाली चीजें थी ना, उनके ऊपर मतलब वो हो जाती है, हैवी हो जाती है, ठीक है। और उससे उनकी फसलें थी वो क्या हुई थी भाई, खराब हो गई थी। तो उनके लिए भी उन्होंने वहां पर आंदोलन चलाया 1918 में। तुम्हें ये सब याद होना चाहिए। देखो 1917 में कहाँ पर हुआ भाई, चंपारण जिले में, जहाँ पर दमनकारी बागान किसान व्यवस्था मतलब नील की खेती में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ, जहाँ पर वहां वहां पर मतलब मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया, जहाँ पर फसलें खराब हो जाने के और किसकी वजह से हुई थी, फ्लैग की महामारी के कारण, ठीक है। लगान चुकाने में अब असमर्थ थे, इसलिए हुआ था। फिर वर्ष 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखाना मतलब कॉटन मिल के श्रमिकों के बीच सत्याग्रही आंदोलन चला कि सत्याग्रह मूवमेंट को व्यवस्थित करने के लिए अहमदाबाद गए, और वहां पर मतलब जो भी मिल थे वहां पर गए, ठीक है। तो उन्होंने 3 आंदोलन किए। सबसे पहली बात ये, वर्ष 1700 मतलब 1917 में, देखो सबसे पहले अगर पूछा सके ना भाई, 3 बताओ भाई। सबसे पहले गांधी जी मतलब जब भारत में आए हैं दक्षिण अफ्रीका, तो कहाँ कहाँ पे गए, देखो सबसे पहले किया उन्होंने कहाँ पर, 1917 में, फिर वर्ष 1918 में, फिर वर्ष 1918 में ही किया। देखो 17 में कहाँ पर किया भाई, चंपारण में। 18 में कहाँ किया, गुजरात में। फिर 18 में गुजरात में ही किया था, पर ये अहमदाबाद में किया था, गुजरात में, ठीक है। तो ये ऐसी बात है। फिर उसके बाद रॉलेट एक्ट, हमें पता होना चाहिए भाई, रॉलेट एक्ट। अब उसके बाद क्या भाई, रॉलेट एक्ट। अब क्या हुआ, जब जब गांधी जी ये सब कर रहे थे, ठीक है। तो भाई इन सब की भनक तो भाई अंग्रेजों को भी चली भाई, ये सब चीजें चल रही है भाई, आंदोलन चल रहे हैं। फिर वर्ष 1919 में रॉयल अधिनियम इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से पारित किया गया था, कि परंतु भारतीय सदस्यों ने इसका विरोध किया। कि इस आंदोलन मतलब क्या हुआ, 1919 में क्या हुआ कि ना, रोलेट एक्ट पास हुआ, रोलेट एक्ट, ठीक है। और इस रोलेट एक्ट का एक अधिनियम था। अब तुम्हें पता होना कि रोलेट एक्ट होता क्या है। देखो इस अधिनियम के अनुसार राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्ष के लिए जेल में रखा जा सकता था। कि अंग्रेजों ने क्या हुआ, जब देखा कि भाई गांधी जी आए हैं और वो ये सब 3-4 आंदोलन आते ही उन्होंने कर दिया, 1917 में, 1918 में, 1918 में फिर से, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि भाई अंग्रेज तो बौखला गए, भाई ये कौन बंदा आ गया। नाम तो सुना था गांधी जी का उन्होंने, पर वो शॉक्ड में आ गए भाई, ये कैसा बंदा आ गया, और ये तो बहुत
उथल-पुथल कर रहा है भाई, सत्याग्रह आंदोलन पे आंदोलन चला रहा है, तब उन्होंने क्या किया, रॉलक एक्ट पास किया। तो जब उसने रॉलक एक्ट पास किया, ठीक है, जब रॉलक एक्ट पास किया तो उसके अंतर्गत होता क्या है भाई, उसके अंतर्गत क्या होता है कि उसके अंतर्गत क्या होता है कि बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक बंदों को हम मतलब 2 साल तक हम लोगों को हम मतलब कैदियों की तरह हम डाल सकते हैं भाई जेल में, इस अधिनियम के खिलाफ। फिर महात्मा गांधी ने ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के विरुद्ध में अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे, ठीक है। इसके लिए 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह के दिन के रूप में निर्धारित किया गया और इस दिन देश के सभी लोगों ने हड़तालों का आयोजन किया। फिर क्या हुआ कि भाई बस फिर ये बात गांधी जी को पता चल गई थी कि भाई रॉलेट एक्ट पास हुआ है, अंग्रेजों ने किया है और इसमें बिना किसी मतलब मुकदमे के हम भाई वो जेल में भर रहे थे, और वो जेल में उन्हीं लोगों को भर रहे थे जो मतलब उस आंदोलन में शरीक हो रहे थे, शरीक का मतलब थे उसके अंदर, ठीक है। तो इस चीज को तो भाई गांधी जी को पता लग गया। फिर उन्होंने क्या किया, इसके लिए 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह के दिन के रूप में निर्धारित किया और इस दिन कहा कि भाई आंदोलन करेंगे और वो भी अहिंसा ढंग से करेंगे, ठीक है। ठीक है, आंदोलन आयोजन किया तो अमृतसर में विभिन्न स्थानीय नेताओं लीडर को बंदी अरेस्ट बनाया गया, ठीक है। साथ ही गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर भी पाबंदी लगा दी और साथ में क्या हुआ कि गांधी जी को और उन्होंने क्या किया, फिर जब अंग्रेजों ने भाई सुना कि भाई गांधी जी तो आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने ये डेट फिक्स कर दिया, तो क्या हुआ कि उन्होंने अमृतसर में विभिन्न स्थानों के नेताओं को मतलब पाबंदी को मतलब बंदी कर लिया, मतलब कि उन्हें अरेस्ट कर लिया और साथ ही गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी। देखो हर चीज दिल्ली में ही होती है, ठीक है, ठीक है। तो वो दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी। फिर 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चलाई। फिर क्या हुआ, फिर 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चलाई और इस घटना के बाद लोगों ने बैंक, डाकघरों और रेलवे स्टेशन पर हमला किया। इसके फलस्वरूप मार्शल लॉ लगाया गया और जनरल डायर ने कमान संभाली। तो क्या हुआ कि जब ऐसा हुआ कि ना मतलब भाई जब उनको पता चल गया था भाई कुछ नहीं होने वाला है, तो उन्होंने भाई सारे नेताओं को भाई अरेस्ट कर लिया, गांधी जी को दिल्ली में नहीं प्रवेश करने दिया। फिर क्या हुआ भाई, लोग इससे भड़क गए और जब भड़क गए फिर 10 अप्रैल 1919 में अमृतसर में पुलिसों ने एक शांतिपूर्वक जुलूस में गोलियां चलाई और इस घटना के बाद जो लोग थे वो भड़क गए और भड़क भड़क के उन्होंने बैंक, डाकघर और रेलवे स्टेशन पर हमला किया। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया भाई। मार्शल लॉ क्या होता है बताएंगे। देखो मार्शल लॉ लगाया और जनरल डायर ने कमान संभाली और इसकी क्या है, क्या की जनरल डायर ने कमान संभाल ली। देखो और इसी की वजह से क्या हुआ कि जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, ठीक है। जब जनरल मार्शल लॉ में क्या होता है भाई बताओ, मार्शल लॉ में मतलब कि कोई भी बंदा बाहर नहीं निकल सकता, मतलब एक तरह का कर्फ्यू टाइप लगा दिया उसने, ठीक है। तो क्या हुआ कि ना जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला वाला बाग के मैदान में अत्यधिक लोग एकत्रित हुए। वो शांतिपूर्ण पूर्ण मतलब मीटिंग, यह मैदान शहर से दूर था इसलिए वहां लोग लोग मतलब वहां लागू हो चुके मर्शा, देखो यह मैदान शहर से दूर था इसलिए वहां लागू हो चुके मार्शल लॉ की जानकारी लोगों को नहीं थी। जनरल डायर ने उस क्षेत्र में प्रवेश किया और उस मैदान से बाहर मतलब देखो उनको पता भी नहीं था, जो लोग मतलब अमृतसर में थे, ठीक है, वहां पर मतलब एक मैदान में एक शहर दूर था इसलिए वहां लोग लागू हो चुके मार्शल लॉ की जानकारी लोगों को नहीं थी, मतलब वो थोड़ा सा शहर से दूर था मैदान, तो वहां पर लोगों को जानकारी नहीं थी। तो इसलिए जनरल डायर ने उस क्षेत्र में प्रवेश किया और उस मैदान से बाहर निकलने के सभी रास्ते उसने बंद कर दिया और इसके पश्चात जनरल डायर ने सिपाहियों
सिपाहियों ने भीड़ मतलब जनरल डायर के सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और इस घटने में सैकड़ों लोग मारे गए। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की अब देखो क्या हुआ। अब ये यही जो बंदा है यही था हमारा जनरल डायर, यही हमारा क्या था, जनरल डायर था। ठीक है, मुझे देखो मैंने भी क्या कर दिया गुस्से में। हाँ, तो यही जनरल आया था, तो इसने क्या किया जब 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में अमृतसर में जलियांवाला बाग में बाग के मैदानों में अत्यधिक लोग एकत्रित हुए थे। ठीक है, और क्या हुआ कि ना वहाँ पर मतलब एक एकदम से क्या गया भाई कि ना भाई मतलब मार्शल लॉ लागू किया, और मार्शल लॉ लागू किया तो वहाँ वहाँ पर ना मतलब एक मैदान था जो शहर से दूर था, को तो भाई पता भी नहीं था कि भाई मार्शल लॉ लागू हुआ है। तो इससे मतलब बिना उनको जानकारी नहीं थी, फिर वहां पर भाई जनरल डायर को पता चल गया, और इसी पता चलने के कारण फिर वो वहां पर गया, उसने सारे रास्ते बंद कर दिए, और बंद करने के बाद उसने अंधाधुंध अपने सिपाहियों से गोली चलवा दी, और वहां पर सैकड़ों लोग मारे गए। यही जनरल डायर था, ठीक है, यही। तो उसने ये किया, देखो कितना उसने गलत किया था, मतलब उनको कम से कम बताना तो चाहिए था सबको। ठीक है, और उन्होंने रास्ता भी बंद कर दिया, मतलब वो भाई ये सब करना ही चाहता था। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड कांड की खबर फैलने के कारण लोग सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। अब जाहिर सी बात है भाई, इतने बंदे मारे जाएंगे तो भाई प्रदर्शन होंगे, और हड़ताल होने लगी तथा लोगों ने सरकारी भवनों पर हमला किया, और लोगों ने अंग्रेजों का डटकर सामना किया, और लोगों ने अंग्रेजों का क्या किया, डटकर सामना किया। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपस्थिति को वापस लिया, नाइटहुड की उपस्थिति को वापस लौटा दिया। अच्छा, नाइटहुड की उपस्थिति, तो ये वहां पर मतलब कुछ नाइटहुड में थे, और उसको भी उन्होंने वापस लौटा दिया, और महात्मा गांधी ने अत्यधिक हिंसा फैलने के कारण इस आंदोलन को बंद कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो आंदोलन था जो वो चला रहे थे, सत्या या फिर नागरिक अवज्ञा चाहते थे, या फिर जो सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे उसको उन्होंने बंद कर दिया, और बंद करने के बाद देखो क्या हुआ। देखो ये देखो, हाँ ये देखो, ये क्या था, जलियांवाला बाग नरसंहार की फोटो है। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये सारे रास्ते बंद हो गई, और ये गलियों से आए, उसी गलियों से। और यहाँ पर मतलब लोग थे, और इतने सारे लोग थे, उन्होंने एक तरफ हो गए और खूब गोलियां बरसा दी, जिससे सैकड़ों लोग हो गए, मर गए। और ये बेवकूफ सा जनरल डायर यहाँ पर था, और ये यही, ठीक है, तो ये हुआ। तो वहाँ पर जलियांवाला हत्याकांड हुआ। देखो अभी तक यहाँ पर हम पार्ट 1 खत्म करते हैं, फिर पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, गांधी जी 1915 में भाई वापस आए। ठीक है, तो वापस आए, कहाँ से आए, दक्षिण अफ्रीका से आए। जब दक्षिण अफ्रीका से आए तो उन्होंने सबसे पहले कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया भाई, सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया। कहाँ पर, 1917 में भाई चंपारण में किया। फिर 1918 में कहाँ किया भाई, गुजरात के खेड़ा गांव में। और चंपारण में किस लिए किया था भाई, नील की खेती, बगान मजदूर थे वो, मतलब उनके लिए। और खेड़ा में क्यों किया भाई, उनकी फसल खराब हो गई थी भाई फ्लैग के कारण। और 1918 में ही वहां पर अहमदाबाद में भी क्या भाई, अहमदाबाद में क्यों किया, क्योंकि सूती के ना मिल में मतलब जो भी वो थे, बंदे थे, ठीक है, उनके उनके लिए किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसको देखते हुए क्या हुआ भाई, उसको देखते हुए वहां पर क्या हुआ कि रोलेट एक्ट पास हुआ भाई। रोलेट एक्ट में क्या 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 हुआ, क्योंकि बिना किसी उसके मतलब 2 साल के लिए बंदों को जेल में डाल दिया, 2 साल के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए। जब 2 वर्ष के लिए बंदों को जेल में डाल दिया गया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, जब तो भाई को गांधी जी ने देखा नहीं, तो उन्होंने नागरिक अवज्ञा आंदोलन, जहाँ फिर उन्होंने एक डेट फिक्स की भाई, 10 अप्रैल, नहीं, 6 अप्रैल, ठीक है। तो 6 अप्रैल उन्होंने डेट फिक्स की है भाई 1919 में। तो क्या हुआ उस टाइम, जब उन्होंने ये डेट फिक्स की, देखो यहाँ पे लिखा है, हाँ यही है ना, 6 अप्रैल, हाँ 6 अप्रैल 1919 में उन्होंने एक डेट फिक्स की कि भाई हम इस दिन आंदोलन करेंगे, ठीक है, और नागरिक अवज्ञा आंदोलन। तो क्या हुआ कि ना जितने भी अमृतसर में जो नेता थे उनको भाई अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, अरेस्ट कर लिया गया, और गांधी जी को दिल्ली में जाने से मना कर दिया।
तो गांधी जी को दिल्ली में जाने से मना कर दिया। तो क्या हुआ फिर उनको भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, पता है ना, और इससे क्या हुआ, लोग भड़क गए। इससे क्या हुआ, लोग जो थे वो भड़क गए, और जब लोग भड़क गए तो क्या हुआ कि 10 अप्रैल को अमृतसरी में पुलिस ने शांतिपूर्ण पूर्वक, देखो, 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चलाई, और इसी टाइम क्या हुआ कि ना वहां से एक जुलूस जा रहा था, जिसमें क्या हुआ कि ना जो अंग्रेज थे, अंग्रेज की जो पुलिस थी, उसने क्या किया, एक शांतिपूर्ण जुलूस पर क्या किया, गोलियां कर दी भाई, फायर वायर कर दिया, और जब फायर कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ कि ना भाई वहां के लोग भड़क गए, और भड़कने के बाद भाई जितने भी बैंक थे, डाकघर थे, रेलवे स्टेशन थे उनके, उनको उन्होंने हमला किया। और इसी जब जब ये हमला हुआ तो तभी क्या हुआ कि मार्शल लॉ, मतलब कि हम कहें तो वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया, और इसकी कमान किसने संभाली भाई, जनरल डायर ने, भाई जनरल डायर ने वो कमान संभाली। तो जनरल डायर ने जब वो कमान संभाली, ठीक है, जनरल डायर ने जब वो कमान संभाल ली, तो हुआ क्या कि उसने क्या किया भाई, मार्शल लॉ के अंतर्गत क्या होता है कि भाई पूरा कर्फ्यू होता है, तो वहां पर जो बंदे थे उनको तो भाई पता ही नहीं था कि हम जहां पर है 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसमें क्या हुआ कि बंदों को तो भाई पता ही नहीं था कि भाई मार्शल लॉ लगा हुआ है, और हमें भाई, क्योंकि वो शहर से दूर था, तो जब वो शहर से दूर था, तो भाई ये जनरल डायर ने क्या किया, उस पार्क में क्या किया, उसने सारे रास्ते बंद कर दिए और भाई फायरिंग स्टार्ट कर दी, और जब फायरिंग स्टार्ट करी तो बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है, तो ये हुआ था। तो ये एक बेवकूफ देख सकते हो फिगर, ठीक है, अब हमने इतना पढ़ लिया। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पार्ट 2 जरूर देखना दोस्तों। और प्लीज हमारे चैनल को यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहेंगे, और हमको